दोस्तों, अगर ये वीडियो आप रात के 10 बजे बाद देख रहे हो तो आप सभी से पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगा। क्योंकि इसके बाद आप किसी भी होटल के अंदर रूम नंबर 111 को कभी भी बुक नहीं करोगे। मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड की पुरानी होटल के बारे में, जिसकी मैनेजर थी पार्वती। और पार्वती साइंस की स्टूडेंट होने के कारण भूत प्रेत आत्मा में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन उस होटल के अंदर एक ऐसा कमरा था, रूम नंबर 111, जिससे पार्वती वाकिफ नहीं थी। और पार्वती को पुरानी होटल के अंदर काम करते हुए लगभग 6 और 7 महीने हुए थे। और उस होटल के बारे में काफ़ी लोग बातें भी करते थे अजीब अजीब सी। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है, उस होटल में जो भी टूरिस्ट रूम नंबर 111 में रुकता, उसको अजीब चीज़ें महसूस होती। कभी तो विंडो पर तेज हवाएं चलना, विंडो का हिलना, कभी दरवाजे की आवाज़ें आना, कभी दरवाजे का ऑटोमेटिक खुलना, कभी नल की टप टप की आवाज़ें आना। और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है, रात के समय सोते हुए किसी ने उनके पैर को खींचा हो। ये काफ़ी शिकायतें बढ़ती जा रही थी, हर महीने कोई ना कोई टूरिस्ट शिकायत करके जा रहा था। तो पार्वती ने इस बात को काफ़ी गंभीरता से लिया और होटल के पूरे स्टाफ को बुलाया, जो काफ़ी पुराना स्टाफ था। सभी को पूछा कि रूम नंबर 111 में ऐसा क्या है। लेकिन सभी का एक ही जवाब था कि अमावस वाले दिन इस रूम से आवाज़ें आती है, चीखने की आवाज़ें आती है, कभी रूम का दरवाज़ा हिलता है और काफ़ी हरकतें होती है। ये सब कुछ सुनने के बाद पार्वती हंस उठी। हाँ, ऐसा थोड़ी तो होता है, भूत प्रेत ये तो बस कहानियों में ही होता है। लेकिन पार्वती इस चीज़ से काफ़ी अनजान थी और इत्तेफाक से 2 दिन बाद ही अमावस की रात आने वाली थी। लेकिन किस्मत ने पार्वती को पहले ही चेतावनी दे दी। पार्वती किसी काम से मार्केट की ओर बढ़ रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। और अच्छी बात है कि पार्वती को चोट काफ़ी कम लगी थी। तो एक दिन का रेस्ट लेने के बाद पार्वती होटल में आई और आती सबसे पहले यही बोला कि होटल की सफाई वफाई हो गई या। लेकिन एक बुजुर्ग पोछा लगाते हुए बोला कि पूरी होटल की सफाई हो चुकी है, लेकिन रूम नंबर 111 की सफाई नहीं करी, ना उसे हमने खोला। तो मैडम ने बोला, क्यों आज अमावस्या इसलिए? ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ चाबी लेके आओ। लेकिन सब पार्वती को ऐसे घूर के देख रहे थे, क्योंकि आज जो होने वाला है वो काफ़ी खौफनाक होने वाला है। पार्वती ने रूम की चाबी ली और रूम नंबर 111 की ओर बढ़ने लगी अमावस वाले दिन। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, सारे स्टाफ के पसीना छूट रहा था। उसमें से एक राजू ने हाथ जोड़ के विनती करी कि मैडम ऐसी गलती मत करो, आगे जो होगा उसका पश्चाताप आपको ही होगा। फिर मुझे मत बोलना कि मैंने आपको रोका नहीं था। मैडम ने कहा, ऐसा फिल्मों में होता है, हट यहाँ से। वो हटा और मैडम ने चाबी से जैसे रूम नंबर 111 को खोला तो सामने कुछ ऐसा देखा कि सामने की खिड़की खुली थी, उससे थोड़ी थोड़ी धूल आ रही थी और पूरे बेड पर धूल जमी हुई थी। सब कुछ देखने के बाद पार्वती ने बोला, तुम काम चोरी करते हो, इस वजह से भूत प्रेत की कहानियां बनाते हो, इसको फटाफट से साफ करो। फिर पार्वती ने सबसे पहले पूरे स्टाफ को लाके उस रूम की सफाई करवाई। लेकिन पार्वती को यह नहीं पता था कि जो रात को होने वाला है वो काफ़ी खौफनाक होने वाला है और सबकी चीखें छुड़ा देगा। लेकिन धीरे धीरे शाम ढली, शाम से रात हुई। रात की 11:30 पे एकदम से उस रूम से आवाज आने लगी और चीखें ऐसे आ रही थी कि जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो। और काफी देर से चीखें चलने के बाद पार्वती उठ के भागी रूम की तरफ। जैसे उस रूम के तरफ भाग रही थी, सारा स्टाफ अपने रूम के अंदर चुपचाप से सुकड़ के बैठा था। उन्हें पता था कि अंदाजा था कि आगे जो होने वाला है वो सबकी रूह कपा देगा। लेकिन पार्वती को भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं था। पार्वती ने जैसे रूम का दरवाजा खोला, सामने कुछ भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन आवाज काफी धीमी हो चुकी थी। लेकिन पार्वती की नजर सीधे बाथरूम की तरफ गई और बाथरूम का जो दरवाजा था वो मिरर था, यानी कि कांच का था। और वो इस तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे उस दरवाजे के पीछे कोई घूम रहा हो या कोई खड़ा हो। लेकिन पार्वती वहां से हल्की हल्की रोने की पार्वती की आवाज आ रही थी, धीमी मंदी आवाज के अंदर। पार्वती के कदम बाथरूम की ओर बढ़ रहे थे। टिक टिक टिक। जैसे पार्वती ने गेट खोला, अंदर कोई भी नहीं था। ओनली फॉर टूटी का नल टप टप चल रहा था और पास में जो टप था
वो पूरा पानी से भरा हुआ था, जैसे कि कोई यहाँ से नहा के गया हो। पार्वती सब कुछ देखने के बाद इतना तो समझ गई कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तो पार्वती ने सबसे पहले अपना मोबाइल लिया और वेबसाइट पर जाके जो भी हॉन्टेड गैजेट होते हैं हंटिंग के लिए, रेडियंस पता लगाने के लिए, जो भी नकारात्मक ऊर्जा के बारे में पता लगाने, जो भी यंत्र गैजेट होते, सभी को ऑर्डर मारा। उसमें से ये दोस्तों एक कैटोमीटर है जो मेरे हाथ में भी है, जो नेगेटिव एनर्जी को, अगर आसपास कोई भी नेगेटिव रेडियंस होगी या किसी भी तरीके की एनर्जी होगी, इसके अंदर बत्ती आ जाती है और ये शो कर देता है। और उसके साथ पार्वती ने काफ़ी सारे मोशन सेंसर वगैरह सब मंगाए, कम से कम 5 या मोशन सेंसर सबको ऑर्डर मार दिया और रूम नंबर 111 को 4 दिन के लिए बंद कर दिया। 4 दिन बाद उस सारे गैजेट की डिलीवरी हुई। जैसे सारे गैजेट आए, सारे गैजेट को लेके पार्वती रूम नंबर 111 के अंदर एंटर हुई। दरवाज़ा खोला, सारी जगह मोशन सेंसर वगैरह लगाए और कैटोमीटर को हाथ में लिया और काफ़ी बार सवाल करने लगी, क्या यहाँ पर आसपास भूत है? क्या मेरे आसपास कोई है? यहाँ कोई आत्मा है? अगर कोई मेरे आसपास है तो इस कैटोमीटर में मुझे साइन दे। ये पार्वती के शब्द थे। लेकिन काफी देर ट्राई करने के बाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे 12:12 हुई, एकदम से खिड़की हिली और पूरी ठंडी सी हवा आई और सारे मोशन सेंसर ऑटोमेटिक काम करना बंद कर दिए। सारे मोशन सेंसर बंद हो गए। ये सब देखने के बाद पार्वती की रूह कांप गई और उसको डर का एहसास हुआ। अगले दिन पार्वती ने सबसे पहले होटल के मालिक राजेश को कॉल लगाया और सारी घटना बताई कि रूम नंबर 111 में ऐसा वैसा हुआ। और उसने ये भी बोला कि काफ़ी टूरिस्ट हर बार इस रूम नंबर 111 की शिकायत करते कि बोलते कि उन्होंने किसी ने पैर खींचे, किसी ने ये किया वो किया। सारी बातें राजेश सुनने के बाद राजेश ने एक ही बात बोली, रूम नंबर 111 से दूर रहो, उससे ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो और तुम अपने काम पर ध्यान दो। और फ़ोन काट दिया। पार्वती ने ये सुनने के बाद पार्वती को ऐसा महसूस हुआ कि राजेश उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या थी पार्वती को जानना था। पार्वती के अंदर जिज्ञासुता बढ़ गई। पार्वती ने सबसे पहले होटल का पुराना रजिस्टर लिया, जो जो टूरिस्ट वहां पर आए गए थे ना, जिसने रूम नंबर 111 में रुके थे, उन सभी के नंबर देखे और सभी पर कॉल लगाने स्टार्ट किया। समय दिन की लगभग 12-1 बज रही थी। दिन से पार्वती शुरू हुई सभी नंबर पर कॉल लगाना। काफ़ी नंबर पर कॉल लगाया जिसने उन्होंने रूम नंबर 111 में एंट्री ली थी। काफ़ी फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन लगाते ही सुनते नहीं। रूम नंबर 111 उत्तराखंड। जैसे भी पार्वती बोलती कि रूम नंबर 111 उत्तराखंड, सब टूरिस्ट फ़ोन काट देते। कोई भी पार्वती से बात करना नहीं चाह रहा था क्योंकि सबके दिमाग में डर और दिल में भय था। किसी ने पार्वती से कोई बात नहीं की। किसी तरह पार्वती को कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन पार्वती ने शाम के टाइम वहाँ से निकली और स्थानीय लोगों से पूछताछ करना शुरू करी। काफ़ी देर पूछताछ करी कि इस होटल के बारे में कुछ जानते हो? इस होटल के बारे में कुछ पता है? इस होटल के आसपास कुछ देखा है या होटल के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हुई क्या? लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। ये चीज़ जब बातें सभी से कर रही थी, लगी उस हरकतों को करते हुए एक बुजुर्ग इंसान ने देखा और पार्वती को इशारा देके बुलाया, बेटा इधर आना। पार्वती उसके पास गई और बोला, क्या हुआ बाबा जी? तो उसने ये बोला, इस होटल में रहती है और तुझे सच नहीं पता? तुझे तो अच्छे से सब कुछ वाकिफ होगा, सब पता होगा। लेकिन बाबा को पार्वती ने बोला, तुम मुद्दे की बात करो, क्या कहना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उस बाबा ने यही बोला, उस बुजुर्ग इंसान ने, उम्र का था, दाढ़ी वाड़ी काफ़ी ज़्यादा थी, उसने यही बात बोली, इस होटल के बारे में जानना है ना, उससे पहले तुम राजेश के बारे में जानो, जो इस होटल का मालिक है। तो पार्वती ने बोला, तुम्हें कुछ पता तो तुम ही बता दो। तो उस बाबा ने कुछ ऐसा बताया जो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। होटल का मालिक राजेश की 2 वाइफ थी, कंचन और गौरी। और गौरी को कंचन के बारे में नहीं पता था और गौरी उत्तराखंड की ही रहने वाली थी। राजेश होटल के काम से उत्तराखंड जब भी आता और तो उससे कहीं ना कहीं इसमें गौरी से प्यार हुआ और गौरी से उसने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद राजेश ने बोला कि मैं उत्तराखंड में घर बना के रहूँगा तेरे साथ, और जब तक घर नहीं बनता तू अपनी होटल के रूम नंबर 111 के अंदर रहे। तो गौरी रूम नंबर 111 के अंदर रहने लगी और काफ़ी अच्छा वार्तालाप चलने लगा और काफ़ी अच्छी इनों की शादी चलने लगी। लेकिन गौरी को धीरे धीरे राजेश के बिजी होने के कारण उसे शक होने लगा कि राजेश अधिकतर बिजी कहाँ रहता है। लेकिन जैसे उसे पता चला कि उसकी पहले
एक वाइफ थी कंचन के बारे में। तो गौरी और राजेश के बीच में झगड़ा होने लगा और काफी देर तक ये झगड़ा चलता रहा। रोज आए दिन झगड़ा होता रहा, होटलों की बाहर से चिल्लाने की आवाजें आती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उस होटल के रूम नंबर 111 के अंदर आग लग गई और आग लगने के कारण गौरी उस हादसे में खत्म हो गई। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हादसा था, कुछ लोग कहते हैं कि साजिश थी, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं था। राजेश के पास काफ़ी सारा पैसा था और काफ़ी अच्छी धन दौलत होने के कारण उसने गौरी के घर वालों को पैसा वगैरह दे दिया। लेकिन इस वजह से बातें ज़्यादा उड़ी नहीं, घूमी नहीं और इस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से नहीं हो पाई। आप सभी को पता कि पैसे वाले किसी भी बात को दबा देते हैं। तो ये चीज़ पार्वती के समझ में आई कि राजेश कुछ छुपा रहा है और कहीं ना कहीं ये हादसा नहीं, एक हत्या है। पार्वती होटल पहुंची। होटल पहुंचते उसने सबसे पहले होटल का सारा पुराना इतिहास यानी सारा रिकॉर्ड पुराना निकाला और सारी रिकॉर्डिंग चेक करने लगी, कैमरे के ये रजिस्टर वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद पार्वती को कुछ ऐसा मिला जो देख के पार्वती हैरान हो गई। जिस दिन होटल में आग लगी थी उससे 5 मिनट पहले राजेश रूम नंबर 111 से बाहर निकल रहा था और राजेश के हाथ में केरोसिन का पीपा था और एक हाथ में माचिस। ये देख के पार्वती ने उसके अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और उस सबूत को ले लिया। लेकिन उसी रात पार्वती के पास फोन आता है। तू क्या ज्यादा होशियार बन रही है क्या? तू तेरे काम से काम रख वरना तू भी मारी जाएगी। और फोन कट जाता है। ये सुनने के बाद पार्वती को थोड़ा डर लगा, महसूस हुआ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है गलत है। लेकिन पार्वती ने सोचा कि पहले मुझे गौरी के बारे में जानना होगा कि गौरी थी कौन और उसके साथ क्या हुआ था। इस चीज को जानने के लिए पार्वती ने एक डिसीजन लिया कि मैं रूम नंबर 111 में रात भर सोऊंगी। अगर मुझे कुछ भी फील होता है, कुछ भी चीज महसूस होती है, उसके बाद मैं कदम उठाऊंगी। उसी रात पार्वती रूम नंबर 111 में सोने चले गई। आप सभी को पता है कि आपको पहले ही पता हो कि रूम हॉन्टेड, तो नींद तो वैसे ही नहीं आने वाली। जैसे पार्वती उस पलंग पर लेटी, थोड़ी देर लेटी रही, धीरे धीरे टाइम निकलता गया और घड़ी की सुई पर उसकी नजर थी। टिक 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 टिक। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई घूम रहा है। कभी उसके पैरों के अंदर कोई गुदगुदी कर रहा है और उस रूम के अंदर एक ठंडा ही वातावरण था। ऐसा लगता है जैसे फ्रिज को आप खोलते हो, जैसे ठंडक आती है ना, वैसे पूरे रूम के अंदर एक ठंडक थी, ठंडक महसूस हो रही थी। और कभी उस पार्वती के हाथ पास कोई हाथ लगाता और ऐसे हाथ लगाता पार्वती के रोंगटे खड़े हो जाते। कभी नल में से टप टप की आवाज आ रही। पार्वती का चारों तरफ साउंड वगैरह सब पे ध्यान था, लेकिन एकदम से उसके कान के आस पास आके जैसे किसी ने कुछ बोला है, मेरी मदद करो। पार्वती ने ये चीज सुनी और उसे लगा कि कोई उससे मदद मांग रहा है। लेकिन क्या गौरी सच में मदद मांग रही है? क्या लगता है आपको? लेकिन पार्वती ने इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर मारा। लेकिन काफी देर तक इसे करने के बाद पार्वती ने बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन ये चीज बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? लेकिन उसी वक्त जो बाथरूम का जो दरवाजा था वो कांच का होने के कारण उस पर धुंधलेपन में लिखा हुआ था कि मुझे न्याय चाहिए। पार्वती ने वो चीज देखी। इतना तो पार्वती को समझ में आ गया कि गौरी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो चीज देखने के बाद पार्वती ने बोला, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ? फिर धीमे धीमे पार्वती ने देखा कि जो गीले पैर के निशान होते हैं ना भाई बाथरूम से, और धीमे धीमे निशान, 2 पैरों के निशान बाथरूम के टब तक जा रहे थे। जो बाथ टब होता है बाथरूम में, उस वहां तक जा रहे थे। बाथ टब तक उस निशान को फॉलो करते करते पार्वती उसके पीछे पीछे गई। जैसे बाथ टब के पास गई, पार्वती ने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन जहाँ पार्वती ने पैर रखा था ना भाई, वहां पे एक टाइल थोड़ी सी उभरी हुई थी, सभी टाइलों से अलग लग रही थी। पार्वती को ऐसा लगा कि कोई ना कोई चीज टाइल के नीचे है। जैसे पार्वती ने पूरी जोर लगा के, हट्टी खट्टी थी पार्वती, पूरी जोर लगा के उस टाइल को हटाया। जैसे टाइल को हटाया, हल्की सी मिट्टी को साफ किया, उसको एक लाल डायरी मिली, पूरी लाल डायरी, जिससे लाल कपड़े के अंदर बांधा हुआ था। उसने लाल कपड़ा खोला और लाल डायरी को देखा। जैसे लाल डायरी को देखा, उसे जैसे ही खोला, उसमें घोरी की फोटो, राजेश की फोटो, और जो राजेश के साथ जो लव स्टोरी थी पूरी लिखी हुई थी। लेकिन उसके सारी देर तक पढ़ने के बाद
उसके जो आखिरी पन्ने में जो लिखा था, वो अगर आप भी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस पे यही लिखा था कि मैंने राजेश को अच्छे से प्यार किया, मैंने सब कुछ किया राजेश के लिए, मैंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया राजेश के लिए, लेकिन पर राजेश ने बदले में मेरे से बदला लिया और मेरी मौत का कारण राजेश है। और मेरे पास ना कोई फ़ोन है, ना कोई मोबाइल है, ना मेरी कोई बात सुनने वाला है। और ये मेरी आखिरी डायरी है, उसमें काफ़ी सारा सबूत था राजेश के खिलाफ और लास्ट में एक ही लाइन थी, मेरी मौत का गुनहगार राजेश है। पार्वती ने उस डायरी को लिया और हिम्मत दिखाते हुए पुलिस स्टेशन जाके वो डायरी दे दी। इतना सबूत काफ़ी था राजेश को जेल की सलाखों के पीछे भेजना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप सभी से कहता हूँ, जो पार्वती ने करा वो सही था या गलत था, पार्वती की हिम्मत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी एक चीज़ आप सभी से कहता हूँ यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दब जाती है, छुप जाती है पैसों के बंडल के आगे, क्योंकि पैसों में इतना वजन होता है कि वो सच को भी छुपा देता है। लेकिन एक चीज़ आपसे कहता हूँ, सच कैसा भी हो एक ना एक दिन सामने आता है। और हिंदुस्तान में ऐसे काफ़ी सारे केस है जो पैसों के पीछे छुपे हुए हैं और काफ़ी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पार्वती ने उसे न्याय दिलाया, लेकिन अभी भी रूम नंबर 111 के आसपास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि सबके दिमाग में घोरी का डर बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाद से आवाज़ें आना तो बिल्कुल बंद हो गई थी। रूम नंबर 111 में किसी तरह की कोई भी आवाज़ें नहीं आती थी, लेकिन दिमाग में सभी के वही हादसा बैठा हुआ था। टूरिस्ट वगैरह को डर नहीं लगता था, लेकिन स्टाफ अभी भी रूम नंबर 111 से डरता था। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कोई हॉन्टेड किस्सा हुआ है, अगर आप भी किसी होटल के रूम में रुके हो और आपको कुछ ऐसा फील हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो मुझसे कांटेक्ट करना तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वरना यहाँ पर आती होगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ड्रावनी कहानी सुनने के लिए, और पार्वती के लिए लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।